हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और उसी के साथ साथ में ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें पावर मिलता है और उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किरी नाम की एक लड़की है, वो अपने दोस्त सुकांत के यहाँ पे घूमने के लिए जाती है, जो कि धनबाद में रहता है। किरी ये देख के बहुत ही आश्चर्यचकित होती है कि यहाँ पे चारों तरफ जो एरिया है वो पूरी तरह से ब्लैक और डस्टी है। वह अपने दोस्त सुकांत से पूछती है कि ऐसा क्यों है। सुकांत उसे बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कोल माइंस है। कोल माइंस का मतलब कोयले की माइंस है। वो उसे बताता है कि क्या आपको ये सामने ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रक्स जो है ये पूरी तरह से मिनरल कोर से भरे हुए हैं। अब यहाँ पे किरी जो है वो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती है। वो उससे पूछती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। सुकांत उसे जवाब देता है, क्या आपने किसी बेकर को कभी बिस्किट बेकिंग करते हुए देखा है? वो क्या करेगा, फ्लोर, मिल्क, शुगर और कई बार एग्स, इन सब को मिला के एक मिक्सचर तैयार करता है और इसे बेक करके वो बिस्किट बना लेता है। लेकिन बिस्किट बनाने के बाद में क्या हम इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हमने बिस्किट बनाया है उनको अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि एकदम मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं, उनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। जिस तरह से बिस्किट में ये सारी चीजें मिक्स होती है, उसी प्रकार से हमारा जो मिनरल्स है उसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स होते हैं। ये जो हमारे मिनरल्स हैं वो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, और मैक्सिमम ये जो है वो रॉकी क्रस्ट का मतलब एक ऐसा पथरीला इलाका जहां पे बहुत ज्यादा पत्थर होते हैं। हमारी अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है वहां पे ये हमें देखने को मिलते हैं। मिनरल की दोबारा यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताई जा रही है। वास्तव में मिनरल क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है, उसे मिनरल कहा जाता है। मिनरल्स जो है वो सब जगह पे बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे कोई मिनरल ज्यादा है, कहीं पे कोई मिनरल कम है। लेकिन ये अलग बात है कि विशेष प्रकार के एरियाज है या रॉक फॉर्मेशंस है, वहां पे इनकी कंसंट्रेशन या मात्रा ज्यादा होती है। कुछ मिनरल्स कुछ एरियाज में पाए जाते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं वो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे आसानी से हम लोग उन्हें असेस नहीं कर सकते। असेस का मतलब वहां तक पहुंच नहीं सकते या वहां उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे कौन से मिनरल्स हैं और ऐसे कौन से एरियाज हैं? वो जो एरियाज हैं वो है हमारे आर्कटिक ओशियन का बेड, नीचे का हिस्सा, और एंटार्क्टिका। वहां हम पहुंच के आसानी से मिनरल को ले नहीं सकते। मिनरल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट और अलग अलग कंडीशंस में हमें मिलते हैं। वो जो है एक नेचुरल प्रोसेस से तैयार होते हैं जिसमें ह्यूमन का किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता। इसका मतलब मिनरल्स अपने आप तैयार होते हैं। मिनरल्स मानव के द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं। उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनका कलर हो सकता है, उनकी डेंसिटी हो सकती है, उनकी हार्डनेस हो सकती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि सोल्युबिलिटी, इसका मतलब कौन वाटर में सोल्यूबल है या कौन सा नहीं है। तो ये जो सारी क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, उसके हिसाब से हम लोग मिनरल्स को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। अब मिनरल्स के टाइप्स को हम लोग जानने वाले हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 3000 अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, और उनकी कंपोजिशंस के हिसाब से अगर हम उनको क्लासिफाई करें तो उनको दो ग्रुप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक। और मेटेलिक को भी हम दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
फेरस और नॉन फेरस। फेरस जैसा कि आपको पता है आयरन को कहा जाता है, तो ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन मिला होता है उन्हें फेरस कहा जाता है, और ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन नहीं होता है उन्हें नॉन फेरस कहते हैं। चलिए इनके बारे में और पढ़ते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो है उनमें कच्चा मेटल मिला हुआ होता है। मेटल्स वास्तव में हार्ड सब्सटेंसेज होते हैं जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है, और उनमें लस्टर या शाइनिंग होती है, मतलब वो चमकते हैं। जैसे आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया, ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स जैसा कि मैंने आपको बताया फेरस और नॉन फेरस हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइड्स, ये आयरन को कंटेन करते हैं। लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं उनमें आयरन नहीं होता है, उनमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड ये कुछ हो सकते हैं। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स हम लोग देखते हैं, इनमें मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, वो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल है। कुछ मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, वो भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के हमारे एग्जाम्पल है। क्या आपको पता है एक जो रॉक होती है उसमें एक से अधिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और ये जो रॉक जिससे हम लोग मिनरल्स निकालते हैं उसे हम लोग ओर्स कहते हैं। आपने सुना होगा आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब है एक ऐसा रॉक का टुकड़ा जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो या जिससे हम लोग आयरन निकाल सकते हैं। लगभग 2800 टाइप के मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेकिन और जो है और मिनरल्स हैं वो केवल 100 टाइप्स के हैं। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना यानी निकालना के लिए कई तरीके काम में आते हैं, जैसे कि माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइनिंग क्या है। माइनिंग का मतलब है हमारी अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर कुछ रॉक्स हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं, उनको निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कम गहराई पे, शैलो डेप्थ, कम गहराई पे हमें देखने को मिलते हैं और जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। लेकिन डीप बोर्स, बोर्स का मतलब गहरे खड्डे, गहरे खड्डे हैं उन्हें शाफ्ट्स कहा जाता है। ये बनाए जाते हैं ताकि जमीन की गहराई में जो मिनरल्स हैं उनको निकाला जा सके, और इसीलिए इसे शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो अर्थ सरफेस के बहुत नीचे होते हैं, उनके लिए बहुत गहरे खड्डे बनाए जाते हैं, बोरिंग की जाती है, इसीलिए उस प्रोसेस को हम लोग ड्रिलिंग भी कहते हैं। ड्रिल मशीन जैसे आपने सुना होगा, क्योंकि जमीन में या पत्थर में छेद करके कुछ पानी या मेटेरियल या मिनरल या कुछ लिक्विड निकाला जाता है। मिनरल्स जो कि सरफेस के पास में रहते हैं और आसानी से उन्हें निकाला जा सकता है उसे हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके, यहाँ पे हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके जान लिए हैं। पहला है हमारा माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग, तीसरा है क्वेरिंग। और माइनिंग में हमने दो पढ़े, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में ऊपर हम लोग आराम से मिनरल्स को निकाल सकते हैं, शाफ्ट माइनिंग में हमें थोड़ा गहरा खड्डा करना पड़ेगा, फिर हम मिनरल्स को निकालते हैं। अब हम लोग मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स अलग अलग प्रकार की रॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो सकती है, और उसी के साथ साथ में सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकते हैं। आप पहले पढ़ चुके होंगे रॉक्स के 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। साधारणतः मेटेलिक मिनरल्स जो है वो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक में ही मिलते हैं, जो कि बड़े बड़े प्लेट्यूज के हिस्से होते हैं। आयरन और जैसे कि नॉर्थ स्वीडन, कॉपर और निकल डिपॉजिट्स ओंटेरियो में, कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स और प्लेटिनम, साउथ अफ्रीका, ये एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें मिलते हैं। लेकिन अगर सेडिमेंट्री रॉक की हम लोग बात करें तो प्लेन्स में या यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, उनमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन है वो हमें देखने को मिलते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट में हमारे कोकेसस रीजन जो फ्रांस का है, मैग्नीज डिपॉजिट्स जॉर्जिया का है, यूक्रेन और फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं।
मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है, वो भी सेडिमेंट्री स्ट्राटा में हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स और ये जो सेडिमेंट्री एरिया है वहीं पे देखने को हमें मिलते हैं। चाइना और इंडिया की बात करें, जो कि एशिया के दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वहां पे आयरन ओर के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। ये कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट जो है, वो दुनिया का टॉप 10 को प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया वर्ल्ड के सबसे लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना जो है वो लीडर है लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन के अंदर भी। एशिया के अंदर बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, मैंगनीज के, बॉक्साइट के, निकल के, जिंक के और कॉपर के। तो यहाँ पे हमने जान लिया है कि हमारे एशिया के अंदर, जिसमें चाइना, इंडिया और कई मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं, वहां पे बहुत सारे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, और इसी के साथ साथ में वो कंट्रीज जिनमें आयरन ओर काफी मात्रा में है वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल, ये हमारे ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में देखने को हमें मिलते हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका 3 अलग अलग जोन्स में बटा हुआ है। कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स और द एपेलेचियन रीजन, और उसी के साथ साथ में द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर, ये जो है माइन किए जाते हैं कैनेडियन शील्ड रीजन में, और कोल जो है वो मिलता है एपेलेचियन रीजन में। और वेस्टर्न कोर्डिलेराज जो है वहां पे बहुत अधिक डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं कॉपर के, लेड के, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के। इसका मतलब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है वहां पे भी बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो ब्राजील जो है हमारा हाई ग्रेड आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसका मतलब यहाँ जो आयरन ओर मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। चिली और पेरू कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। ब्राजील और बोलीविया जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के मामले में। साउथ अमेरिका जो गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और डायमंड, इनका बहुत बड़ा डिपॉजिट रखता है। और मिनरल ऑयल जो कि वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया भी हमें देखने को मिलता है। अफ्रीका में भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स, गोल्ड और प्लेटिनम, जो कि बहुत ही कॉस्टली मिनरल्स होते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे जो है वहां पे वर्ल्ड का मैक्सिमम या लार्ज पोर्शन गोल्ड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और इसी के अलावा अन्य मिनरल्स जो कि अफ्रीका में मिलते हैं वो है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। और नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में ऑयल भी मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड और आयरन ओर का। और इसी के साथ साथ में टिन और निकल भी यहाँ पे काफी मात्रा में मिलते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, ये भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। कलगुरली और कोलगार्डी एरिया जो यहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, यहाँ पे गोल्ड के बहुत अधिक और बड़े डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अंटार्कटिका की जियोलॉजिया लोकेशन इस प्रकार की है कि यहाँ पे बहुत अधिक मिनरल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे जो कोल है जो कि ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स और आयरन जो कि प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका में अनुमान लगाया जाता है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल जो है वो यहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटीज में हमें देखने को मिलते हैं। मिनरल्स का यूज, मिनरल्स को हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। मिनरल्स जिनका इस्तेमाल जेम्स के लिए होता है वो काफी हार्ड होते हैं और ये ज्वेलरी में बहुत अधिक काम में लिए जाते हैं। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिससे हम लोग
कोइन से लेके पाइप तक बना सकते हैं। सिलिकॉन जो है वो हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम आता है, जो कि हमें क्वार्ट्ज से मिलता है। एल्यूमिनियम जो है अपने और बॉक्साइट से मिलता है, जो कि ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स में और किचन कुकवेयर है उसमें भी काम में आता है। इसका मतलब मिनरल्स जो है हमारे आसपास में बहुत अधिक चीजों में काम में लिए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स जो है वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये हमारे लिए लिमिटेड मात्रा में है। हमें इनको इस्तेमाल करते वक्त अपने दिमाग को ठंडा रख के काम में लेना होगा। हम इनको अनलिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए 1000 ईयर्स लग जाते हैं और इनकी जो बनने की जो स्पीड है वो कम है, और ह्यूमन जो इसे कंज्यूम कर रहा है या काम में ले रहा है वो स्पीड ज्यादा है। इसलिए हमें वेस्टेज को रिड्यूस करना होगा माइनिंग के प्रोसेस के दौरान, और मेटल्स को रिसाइकलिंग मतलब दोबारा काम में लेने के तरीके भी हमें ढूंढने होंगे, ताकि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मिनरल्स को बचा के रख सकें। वरना हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है वो मिनरल्स के बिना किस तरह से सरवाइव करेगी। तो हमें ये सोचना होगा, रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल, इन सब चीजों को, मिनरल को बचाने के लिए हमें सोचना ही पड़ेगा। पावर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सनी की मदर का दिन स्टार्ट होता है गीजर को ऑन करने के साथ में, और उसके बाद में वो सनी के स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करती है। फिर वो किचन में जाती है, ऑरेंज जूस बनाती है ब्लेंडर से, और फिर सनी से पूछती है क्या तुमने बात ले लिया है, तुम अपना ब्रेकफास्ट ले लो। जब तक सनी आता है तो उसका ब्रेकफास्ट जो है गैस स्टोव पे तैयार हो जाता है। जब सनी यहाँ से जाता है तो वो लाइट्स और फैंस को स्विच ऑफ करना भूल जाता है। मदर इन सबको स्विच ऑफ करती है, और उसके बाद में ये बताया जाता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सनी और सनी की मदर की जो लाइफ है वो इन गैजेट्स पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम लोग शहरों की बात करें तो शहरों में इन सब चीजों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, लेकिन हमें इन्हें बहुत सोच समझ के काम में लेना पड़ेगा। जब जब साइंस एडवांस यानी प्रोग्रेस करती है तो टेक्नोलॉजी हमारे लाइफस्टाइल को बहुत शानदार तरीके से बदल देती है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। पावर या एनर्जी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। हमें बहुत अधिक पावर की जरूरत इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस में भी पड़ती है। पावर रिसोर्सेज जो भी है उनको अलग अलग हम कैटेगराइज कर सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। पहले जानेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में। कन्वेंशनल रिसोर्सेज एनर्जी के हैं वो ऐसे हैं जो कि काफी कॉमन है और बहुत लंबे समय से हम उन्हें काम में ले रहे हैं, जैसे कि फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स। ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। लकड़ी आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, हमारे फोर फादर्स ने भी देखी है, और आने वाले समय में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी देखेगी। इसी प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स को भी हमने देखा है। फायरवुड की अगर बात करें तो फायरवुड कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए हमारे काम में आती है। हमारी कंट्री के अंदर 50% एनर्जी जो है, जो कि विलेजर्स की जो फायरवुड है उससे आती है। प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेनिंग्स है वो जब जमीन में दफनाया जाता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में, बहुत अधिक हीट और प्रेशर के कारण ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेनिंग है जो बहुत सालों तक जमीन के अंदर रहता है, और जब उस पर एक्सेस हीट और प्रेशर आता है तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये हमारे मुख्य सोर्सेस है कन्वेंशनल एनर्जी के। ये रिजर्व्स जो है हमारे मिनरल्स के, ये लिमिटेड है, इनकी एक लिमिटेड मात्रा है। और जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस प्रकार से हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये कभी भी एग्जॉस्ट यानी खत्म हो सकते हैं। इसलिए इन्हें हमें बहुत सोच समझ के काम में लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाई गई है, इसमें ऑयल और नेचुरल गैस का कंपैरिजन किया गया है।
ऑयल का एडवांटेज क्या है, इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टैंकर्स की सहायता से, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ये आधार है। और नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस में, ऑयल और कोल से काफी क्लीन है, ऑयल से काफी चीप या सस्ता है। इनके डिसएडवांटेज क्या है, ऑक्सीजन की कमी और ऑयल का स्पिलेज और गैस लीकेज ये होता रहता है, और पोल्यूटेंट्स वो इनको काम में लेने के दौरान निकलते हैं, जिससे एसिड रेन होती है जो हमारी फसल और वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। और नए नए फ्यूल्स को हम लोग एक्सप्लोर कर ले, ये हमारे लिए आसान नहीं है। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग जान लें, जो कि फायरवुड और कोल है। फायरवुड आसानी से हमें मिल जाती है और बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। कलेक्शन में बहुत अधिक टाइम लगता है, पोल्यूशन बहुत होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये प्रमोट करती है, और डिफोरेस्टेशन इसके कारण से होता है। कोल की बात करें, बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, एफिशिएंटली हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये भी पोल्यूशन करता है और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बल्कि मतलब भारी होता है। अब हाइडल पावर जो कि पानी से बनता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके एडवांटेज है, कोई पोल्यूशन नहीं है, इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है, काफी सस्ता है। डिसएडवांटेज ये है, इसको लोकल कम्युनिटी के पास लेके नहीं जाया जा सकता, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। लो लाइंग एरियाज जो रीजन्स है उनमें एक्सेस पानी आने के बाद में भर जाता है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो हम जो लगाते हैं उनको सेटअप करना बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली होता है। तो ये हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देख लिए हैं। अब पढ़ने वाले हैं कोल के बारे में। कोल जो है, जैसा कि आपको पता है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर मिलता है। ये एक डोमेस्टिक फ्यूल है जो कि इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन और स्टील स्टीम इंजन उनमें काम में लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोल से जनरेट होती है उसे थर्मल पावर कहा जाता है। और कोल जिसे हम बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से काम में ले रहे हैं, वो हमारे बहुत बहुत मिलियन ईयर्स पहले बड़े बड़े जो कीड़े मकोड़े जानवर या और भी अन्य जो चीजें जमीन के अंदर दफन हो गई थी उनसे बना है। इसलिए कोल को हम लोग बरीड सनशाइन भी कहते हैं। कोल के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। और कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया में जो है वो है रानीगंज, झारिया, धनबाद और झारखंड का बोकारो। पेट्रोल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पेट्रोल आपकी गाड़ियों को चलाता है, आपकी साइकिल की आवाज को रोकता है। तो ये जो लिक्विड काम में आता है इसे हम लोग पेट्रोल कहते हैं। ये रॉक्स की जो लेयर्स है उनके बीच में पाया जाता है, और ऑयल फील्ड्स होते हैं वहां पे इनको ड्रिलिंग के द्वारा कोस्टल एरियाज के आसपास से ऑयल को निकाला जाता है। फिर इसकी रिफाइनरी जो है वहां इसे भेजा जाता है, जहां पे क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा ऑयल जो है उससे हम लोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स जो है बनाते हैं। पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव्स जो है उन्हें ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये काफी कीमती होते हैं और हमारे लिए इनकी रियली बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। पेट्रोलियम के जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर है। और उसके अलावा अन्य जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स हमारे इंडिया में जो है वो आसाम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, और कृष्णा और गोदावरी रिवर के जो डेल्टाज है वहां पे भी काफी मात्रा में ये मिलता है। नेचुरल गैस की हम लोग बात करते हैं। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के जो डिपोजिट्स है उनके साथ में पाया जाता है, और जब हम क्रूड ऑयल जो है वो सरफेस तक लेके आते हैं तब नेचुरल गैस रिलीज होती है। इसको डोमेस्टिक यानी घर में और इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल के रूप में हम काम में ले सकते हैं। नेचुरल गैस जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जिसके बहुत अधिक यूसेज है हमारे पावर सेक्टर्स में। इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर हीटिंग पर्पज बहुत सारे केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वहां पे रॉ मटेरियल
और ट्रांसपोर्ट फ्यूल और कुकिंग फ्यूल के रूप में भी इसे काम में लिया जाता है। पूरे विश्व की अगर बात करें, यूएसए, रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये नेचुरल गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया में अगर हम लोग नेचुरल गैस रिजर्व की बात करें तो मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम में यहाँ पे ये मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स का जो हमारा यूज है, कंजप्शन है, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। इसी कारण से हमारे ऑयल रिजर्व्स जो है वो अलार्मिंग रेट और खतरे के निशान पे आ चुके हैं। हमारे जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं जो कि इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें पोल्यूट करते हैं, जब ये इन फ्यूल्स को साथ में निकलते हैं तो ये भी हमारे लिए एक कंसर्न यानी चिंता का विषय है। नेचुरल गैस अबंडेंट यानी काफी मात्रा में है और सबसे क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन है। और अगर इसकी एक खास बात की हम लोग बात करें तो जब हम लोग कोल जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए और हम लोग नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो नेचुरल गैस में जो पोल्यूशन है वो 1/10 होता है कोल के कंपैरिजन में। नेचुरल गैस जो है वो हमारी हेल्प कर सकती है हमारे रेन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है उनका अल्टरनेटिव बनके। नेचुरल गैस को हम लोग काम में लेके हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस है वहां तक की ये जो मिनरल्स की जर्नी है इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं और बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हमारे फ्यूचर तक लेके जा सकते हैं। अब हाइडल पावर की बात करते हैं। रेन वाटर या रिवर वाटर जो है उसे डैम में स्टोर किया जाता है और काफी ऊंचाई से गिराया जाता है, और जब ये काफी ऊंचाई से गिराया जाता है तो वहां पे नीचे पाइप्स लगी हुई होती है और डैम्स होते हैं, वहां पे टरबाइन ब्लेड्स होती है, और जब ये घूमती है तो ये जो ब्लेड्स घूमती है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यहाँ पे जो छोड़ा गया पानी है उसे हम लोग इरिगेशन में यानी खेती बाड़ी में काम ले लेते हैं। दुनिया का जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो हाइडल पावर से ही होता है। हाइडल पावर के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना है। और कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन जो इंडिया में है वो हमारा भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अब हम लोग जान लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का हम लोग एक्सेस यूज कर रहे हैं तो इसकी शॉर्टेज होने ही होनी है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस स्पीड से हम लोग इनको काम में ले रहे हैं तो जल्द ही ये एग्जॉस्ट यानी समाप्त हो सकते हैं। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को भी ये बहुत अधिक प्रदूषित कर रहे हैं, इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि रेन्यूएबल है, जो कि हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में है, जो हमें पुनः बार बार मिलते रहेंगे, उन पे फोकस करना चाहिए। पहला है सोलर एनर्जी, सन की हीट और लाइट एनर्जी जिसे हम महसूस कर सकते हैं रोज। इसे अगर ट्रैप कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन किया जाता है और सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं और उससे हमारे को हीट और लाइट मिलती है। और ये टेक्नोलॉजी इसको बनाने के लिए जो होती है वो हमारे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहाँ पे सनशाइन या सन की लाइट सीधी या बहुत अधिक मात्रा में है, वहां पे बहुत अधिक काम में ली जा सकती है। सोलर एनर्जी को हम लोग सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स और उसी के साथ साथ में हमारी आम जनसंख्या को लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी हम काम में लेने के लिए कह सकते हैं। विंड एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। विंड मिल्स जैसा कि आप देखते हैं जो कि हमारे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और पानी को उठाने के लिए काम में ली जाती है। विंड मिल्स का उपयोग अनाज को ग्राइंड करने के लिए और पानी को उठाने के लिए बहुत पहले काम में लिया जाता था। आज के समय की बात करें तो आज के समय में हमारी जो विंड मिल्स है वो बहुत अधिक स्पीड से
रोटेट होती है और उसे एक जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। बहुत बड़े बड़े विंड फार्म्स हैं जिनमें बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी हुई है जो कि कोस्टल यानी समुद्र और पानी के आसपास के इलाके में होती है और माउंटेन्स में होती है, जहाँ पे बहुत तेज और स्ट्रॉन्ग हवा चलती है। तो वहां पे विंड मिल्स के कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। विंड फार्म्स हमें नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में देखने को मिलते हैं। वहां पे काफी मात्रा में विंड एनर्जी प्रोडक्शन होता है। न्यूक्लियर पावर एनर्जी से ऑब्टेन किया जाता है जो कि एटम्स के न्यूक्लियाई के अंदर होती है, जैसे कि हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यूरेनियम और थोरियम। इनसे ये फ्यूल्स जो हैं, जब इनके अंदर न्यूक्लियर फिशन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या करते हैं, ये पावर को इमिट यानी प्रोड्यूस करते हैं। और न्यूक्लियर पावर को मैक्सिमम प्रोड्यूस करने वाले जो कंट्रीज हैं वो हमारे यूएसए और यूरोप है। इंडिया में हमारे राजस्थान और झारखंड में बहुत बड़े बड़े यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं। थोरियम जो है वो काफी मात्रा के अंदर केरला में मोनोजाइट सैंड्स में हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इंडिया में कलपकम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा के पास राजस्थान में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में, और काइगा कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। अब विंड एनर्जी के हम बारे में पढ़ेंगे, उसकी टेबल से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। विंड एनर्जी पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करती है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन आसानी से ये हमें मिल सकती है अगर एक बार विंड एनर्जी की विंड मिल को सेटअप कर दिया जाता है। सेफ है और क्लीन है। डिसएडवांटेज नॉइज पोल्यूशन इससे होता है। विंड मिल्स को लगाना थोड़ा कॉस्टली होता है और इसके कारण से रेडियो और टीवी के जो रिसेप्शन है, क्लियरिटी है, वो कम होती है। बर्ड्स के लिए खतरनाक है, हार्मफुल है। सोलर एनर्जी की बात करें, एडवांटेज ये है अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगी, कोई पोल्यूशन नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है एक्सपेंसिव है इसको निकालना, और जब इसे काम में लिया जाता है तो बहुत सारी सोलर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। टाइडल एनर्जी की बात करें तो नॉन पोल्यूटिंग है, अनलिमिटेड मात्रा में है, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन डिसएडवांटेज ये है हमारी वाइल्ड लाइफ को, हमारे जंगल का जो जीवन है उसको ये नष्ट कर रही है और इसको निकालना बड़ा ही मुश्किल है, प्राप्त करना थोड़ा टिपिकल है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जाने। न्यूक्लियर एनर्जी जैसा कि आपने पढ़ा है काफी मात्रा में एनर्जी से मिलती है। डिसएडवांटेज ये है कि जब इसे हम लोग प्राप्त करते हैं तो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जो कि बहुत नुकसानदायक है और ये निकालना बहुत एक्सपेंसिव भी है। बायोगैस की बात करें, काफी कम कीमत होती है, आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है और बायोवेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज यही है ग्रीन हाउस में ये इफेक्ट करता है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, ये साफ है, इको फ्रेंडली है, हमेशा अवेलेबल है। डिसएडवांटेज ये है ये शहरों से दूर है, इसलिए वहां से शहर तक इलेक्ट्रिसिटी को लाना बड़ा मुश्किल है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हीट एनर्जी जो कि अर्थ से ऑब्टेन की जाती है, हीट एनर्जी जो कि हमारी अर्थ से प्राप्त की जाती है, उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। हमारे अर्थ के अंदर टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं। कई बार ये जो हीट एनर्जी जो है वो अपने आप हॉट स्प्रिंग्स के रूप में निकलती है। इस एनर्जी को हम पावर जनरेट के लिए भी काम ले सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हॉट स्प्रिंग के रूप में काम में ली जाती है, कुकिंग में, हीटिंग में, बाथिंग में कई सालों तक। यूएसए जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जियोथर्मल पावर प्लांट्स का, और उसी के साथ साथ में न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे भी इसका बहुत अधिक यूज किया जाता है। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स जो है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पूर्वा वैली लद्दाख में हमें देखने को मिलते हैं। टाइडल एनर्जी की बात करें, टाइडल एनर्जी वो है जो टाइड से हमें प्राप्त होती है। टाइडल एनर्जी को हम लोग हार्नेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं डैम्स को बना के। हम क्या करेंगे, सी के पास में जो नैरो ओपनिंग्स होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, वहां पे हम लोग टाइडल एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, हाई टाइड के दौरान जो टाइड्स बनती है और उनके साथ में वहां पे जो टरबाइंस लगाई जाती है, मशीन्स और व्हील्स लगाए जाते हैं, वो जब घूमते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ जो है
और इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी टाइडल मिल फार्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बायोगैस की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, एनिमल्स का कचरा और किचन वेस्ट, इसको हम लोग गैसियस फ्यूल जिसे कि बायोगैस कहते हैं उसमें आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा और धीरे धीरे ये बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बायोगैस निकलती है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है। बायोगैस है वो एक बहुत ही शानदार फ्यूल है जिसे कुकिंग में, लाइटिंग में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर साल जैसा कि आप जानते हैं बहुत अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर जो है प्रोड्यूस होता है, तो इसे प्राप्त करना बहुत आसान है। एनर्जी हर कहीं पे है, लेकिन हमें इसे देखना होगा, हमें इसे लेना होगा और हमें इसे समझना होगा। ये हमारे लिए आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। हम में से हर एक व्यक्ति को ये समझना होगा कि हम एनर्जी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करें। अगर एनर्जी को बचा लिया गया तो इसका मतलब एनर्जी हमने जनरेट कर ली है। इसलिए अभी से हमें एक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।